नमस्कार। स्वागत है आप सबका वाव इंडिया के कार्यक्रम डोंट फियर कोरोना में। आज हमारी वाव इंडिया की चेयरपर्सन डॉक्टर शारदा जैन के दिशा निर्देश पर हम लोगों ने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की। उसका मकसद था कि जो हमारी मेंबर्स हैं, कम से कम 10-12 मेंबर्स को जो कोरोना पेशेंट है या जिसको संभावना है कि ये जो कुछ भी सिम्टम्स हैं वो शायद कोरोना के हों, उसको कैसे उस तरह के उसके टेस्ट किए जाएं, कैसे उसका जो भी उसका ऑक्सीजन लेवल है, उसका टेम्परेचर है, जो भी कुछ है उसको मॉनिटर किया जाए, उसमें ट्रेंड करना। ये हमारी आज की वर्कशॉप का मकसद था। तो उसी की रिकॉर्डिंग हम आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को भी पता चले कि किस तरह से हम पेशेंट को मॉनिटर कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, देखिए ऐसा है कि जैसा हमने सबको इनवाइट किया था, हमारी जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर जैन, वो अभी भी उनको थोड़ी थोड़ी लगता है खांसी है, वो इस सब से बाहर आई हैं। अपने एक्सपीरियंसेस किस तरह से उनकी जो मेडिसिन थी उसको मैनेज किया गया, क्या क्या टेस्ट उनके लिए किए गए, ताकि हम लोग भी उस चीज को समझ सकें, सीख सकें, और फैमिली में किसी को हो या मिलने जुलने वालों में किसी को हो तो हम वहां इतने हॉस्पिटल नहीं ले जा पा रहे हैं, इतने वहां हम सपोर्ट कर सकें। इस तरह का एक आज डॉक्टर जैन अपने एक्सपीरियंसेस से ये सब कुछ बताने जा रही हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। बधाई इसलिए कि आप बाहर आगे आना ही था, और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आप हमेशा ही ऐसे स्वस्थ रहें। बस बिल्कुल। ये हमारी आज का जो प्रोग्राम चल रहा है उसकी प्रेरणा स्रोत जो है वो रश्मि जैन है। रश्मि जैन लगी हुई हैं सबको आसपास उनके कि वो किसी को कोविड ना हो जाए तो किस तरह मैनेज हो। और रश्मि को बहुत बुरा अटैक रहा और उस टाइम ये बच गए। और तब से इनको ये लगा हुआ है कि नहीं हम लोगों को डॉक्टर लोगों को सिखाना चाहिए। तो मैंने अब एक चीज जो एक नोट चीज करी है कि हमें चाहे कुछ पता हो ना पता हो, ये जितना टीवी मीडिया है उसने एक एक बात को हजारों बार कह के हम लोगों को काफी कुछ पता हो गया। एक ये भी पता हो गया हमको कि जो ये वैक्सीन है ये सबसे बड़ा सेवियर है। बिल्कुल। इसलिए हम लोगों को सभी लोगों को सबको वैक्सीन के बारे में बोलना चाहिए। जिसको भी सरकार देने को राजी हो उस पर्टिकुलर वैक्सीन को हमें एनकरेज करना चाहिए। हमारे सब सगे संबंधी और जो जानकार हैं उसको लो। अगर उनको पैसे भी देकर इसको लेना पड़े तो उसमें कोई खराबी। जी बिल्कुल। पैसे भी लेकर देना पड़े तो उसमें कोई खराबी। बिल्कुल बिल्कुल। नाउ एक चीज जो उभर कर आई है और शायद आप सभी लोगों को मालूम है कि 97% जी बीमारी को घर में मैनेज किया जा सकता है। पर प्रॉब्लम क्या होती है, लास्ट मिनट के लिए परेशानी के लिए हम 97% भी अस्पतालों में भागने की कोशिश करते हैं। वहां पर पैनिक सिचुएशन वहां पर आ जाती है। एक बात बिल्कुल क्लियर है आपको भी या मुझे भी, मेरे घर वाला या मैं या कोई भी, बुरा मत मानिएगा, मैं जब वेंटिलेटर पे चला जाए तो आप मान के चलिए उसका वापस आना बहुत बिल्कुल। मैं ये हार्ड फैक्ट्स बता रही हूँ और एक डॉक्टर की तरह से हार्ड फैक्ट्स बता रही हूँ कि अगर थोड़ा सा यंग बच्चा है तो 30-40 का तो किसी तरह कई बार निकल आएगा, और जो भी जरा सा भी बड़ा है 50 साल से ऊपर है कोमॉर्बिड रोकने के लिए इसका निकलना वेंटिलेटर से बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो हम लोगों को बिल्कुल कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम अस्पताल में भागें और अस्पताल में खुदा ना खास्ता हमको वेंटिलेटर की जरूरत पड़े।
आज जो हम चीज बातें बताने चाह रहे हैं वो ये सब इसलिए मोटिवेटेड है कि सरकार ने सोच लिया है कि वो आंगनवाड़ी वर्कर को, आशा वर्कर को वो सिखाएगी होम क्वारंटीन क्या है, होम क्वारंटीन में कैसे मैनेज किया जाता है। अगर आशा वर्कर जो 5वीं क्लास पास नहीं है, अगर वो सीख सकती है, आंगनवाड़ी वर्कर जो कि 10वीं पास है, अगर वो सीख सकती है, तो मैं सोचती हूँ कि हम लोग सभी सीख सकते हैं। एक व्यक्ति भी 10 लोगों का चार्ज ले, खाली 10 लोगों का, तो हम लोग जो इस पे एकत्रित हुए हैं और कुछ नहीं तो 200 लोगों का तो ध्यान रख ही लेंगे। हमारी को एक बात बिल्कुल क्लियर है, डॉक्टर शारदा जैन किसी को डॉक्टर नहीं बना रही है। हमने जो सीखा है उसके बारे में आपको भी उतना ही मालूम है जितना मैं बता रही। हम उसको खाली रिकैप्चुलेट करेंगे और मैं चाहूंगी कि आप पेन और कागज में इनको जो भी नोट्स बना रहे हैं उसको बना लें कि क्या चीज में क्या करना। अब आते हैं कि कौन इस पर्टिकुलर चीज के लिए एलिजिबल है। एलिजिबल वो है कि जिनको की सिम्टम्स है, और सिम्टम्स आप सभी को मालूम है। ये जो सिम्टम्स है, एक है फीवर, कॉफ, ब्रेथलेसनेस, थोड़ी सांस फूलता है, एंड लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल। एक है हेडेक, बॉडी एक एंड बैक पेन। मैडम मेरे जैसे लोगों को ये बैक पेन हुआ भैया और बॉडी एक हुआ, आप सोच ही नहीं सकते कि आप कमर भी नहीं हिला सकते, इतना दर्द होता है। इट इज सो बैड। हर एक को वो सिम्टम्स हो ये जरूरी नहीं है। तीसरी चीज है लूज मोशन। लूज मोशन आपको लगे रहेगा कि आप पॉट में ही बैठे हो, इतना भयंकर लूज मोशन है। तीसरी चीज ये जनरल वीकनेस। एंड जनरल वीकनेस में 90% कहते हैं डॉक्टर साहब एक दिन बुखार आया था उसके बाद सुस्त हो गया। और इन पेशेंट को आप ऑक्सीजन मॉनिटर पे डालो तो पता चलेगा 60 आ रहा है, 65 आ रहा है। वो बोलते सुस्त हो गए और उसके पहले हिस्ट्री है कि जरा सा नॉन सिग्निफिकेंट जरा सा फीवर। तो ये तो हो गया आपको हिस्ट्री जो ज्यादातर पेशेंट्स है। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको की खांसी के साथ थोड़ा सा स्पुटम आ रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको की थोड़ा सा नोज ब्लॉक हो रहा है, रनिंग नोज हो रही है, और काफी लोगों को गिडनेस हो रही है, खड़े होते हैं तो गिडनेस हो रही है। तो ये आपके कोई 12-13 सिम्टम्स है जो मैंने बताए हैं। हो सकता है कि इससे अलग भी कुछ है। मैं डॉक्टर रश्मि से पूछूंगी कि रश्मि इसके अलावा कुछ और बताना चाहेंगी तो सिम्टम्स में बताएंगी। रश्मि जैन, डॉक्टर रश्मि जैन, इसके अलावा कोई सिम्टम्स और हैं? हाँ यही है मैम, बस सब नोज ब्लॉक, रनिंग नोज, गिडीनेस, चलिए यही सब है। डॉक्टर साहब हमारे ख्याल से प्रमिला मलिक को भी, उनको और मदन मलिक साहब को होके चुका है, उनसे भी पूछे उनको क्या सिम्टम्स हुए थे। जी मैडम, प्रमिला जी बताइए। हाँ जी, मलिक साहब को तो फीवर होता था 9900, बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और उनको खांसी बहुत होती थी पूरी रात। और मुझे तो सिर्फ इतना हुआ कि मैं उनके साथ थी, बाकी मुझे फीवर नहीं हुआ, खांसी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मैं अपना बताती हूँ, मैं अपना, मेरे हस्बैंड का और मेरी, हमारे यहाँ जो मेड सर्वेंट उनका, मेरी मदर इन लॉ देहरादून से वापस आई। मेरे देहरादून के अंदर मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरी भाभी वगैरह इन्फेक्ट हुई। तो माता जी को लेके आया गया। तो जब माता जी आई थी तो हमें मालूम था माता जी इन्फेक्टेड। अगर माता जी इन्फेक्टेड है तो सारा परिवार इन्फेक्ट होगा ही। तो हम लोग तो एक ही दिन में पॉजिटिव हो गए, 2-3 दिन में आने के बाद। हमारे को कोई सिम्टम्स नहीं थे, बट जब हमारी मॉनिटरिंग होने लगी तब हमें पता चला कि ये जो बुखार हम सोच रहे थे कि हमारा शरीर गिरा पड़ा है, उसके अंदर जब बुखार आने लगा 100 के करीब, तो हमें पता चला कि हमारे को बुखार।
हमारे को कोई जुकाम, कोई इस तरह का कोई खांसी ओकेजनली ये है कि आपको 4 घंटे में एक बार खांसी का स्ट्रोक आ जाए तो ठीक है, वो 10 मिनट तक रुकेगा, और जब तक मुंह में इलायची वगैरह नहीं डालेंगे वो खत्म नहीं होगा। तो ये तो हो गई आपकी हिस्ट्री, सिम्टम्स। अब यहाँ इम्पोर्टेंट बहुत जरूरी है आपकी पास्ट हिस्ट्री। जी किसको कोरोना लेके उड़ जाता है और किसको नहीं उड़ता, ये हमारी पास्ट हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या हमारे को ब्लड प्रेशर रहा है? मेरा ज्ञान, मेरे इस टाइम ज्ञान नहीं बताना है कि आपको ब्लड प्रेशर के बारे में। एक जना जिसका 120/80 या उससे नीचे ब्लड प्रेशर रहता है वो नॉर्मल है, और 120/80 के ऊपर अगर ब्लड प्रेशर कभी रहता है तो उसको हाइपरटेंशन। मैं कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहती जी। दूसरी चीज ये है कि क्या आपको डायबिटीज है? डायबिटीज है तो कितनी पुरानी डायबिटीज है? कंट्रोल डायबिटीज है, नहीं कंट्रोल डायबिटीज है? क्या आपको पास्ट में हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो चुका है? चौथी चीज, क्या आपको किडनी की कोई प्रॉब्लम है? किडनी की प्रॉब्लम लेकर कोरोना के टाइम पे घर में नहीं बैठ सकते, आपको अस्पताल जाना ही पड़ेगा। और चौथी चीज ये है कि आप इन सब चीजों से, जब आप ये दवाई चल रही है तो आपको उन दवाइयों का भी असर रहेगा। एग्जामिनेशन में क्या करते हैं? एग्जामिनेशन में हम सबसे पहले अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते हैं जी। उसका कट ऑफ 94%, 93%, दोनों ठीक है, हम कहेंगे ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं। आपका हार्ट रेट 110, 120 और इनवेरिएबली ये फीवर के साथ होता है। इनवेरिएबली आपको फीवर भी होगा, ठीक है। टेम्परेचर फिर नोट करेंगे, आपका ब्लड प्रेशर आपका नोट करा जाएगा, और मोटा मोटा इस टाइम पे हमारे को बीपी जो है दवाइयों के साथ 150-90 तो अच्छा हो जाएगा, 160-100 से किसी भी हालत में ज्यादा नहीं होता। मैं घर की केयर के बारे में बात करूं जी। देन आपको जो सांस का रेस्पिरेटरी रेट है 22 इज कट ऑफ, 22 से बिल्कुल एकदम बढ़ना नहीं चाहिए। देन शुगर लेवल हर हालत में 200 से नीचे रहने चाहिए। ब्लड शुगर की लेवल हर हालत में 200 से नीचे रहना चाहिए। इसमें अलर्ट साइन क्या है? रेस्पिरेटरी रेट आपका 22 से ऊपर, ऑक्सीजन सैचुरेशन आपकी नीचे 90 से नीचे जा रही हो, और किसी भी आपकी तरीके से भी आप प्राणायाम करने से, किसी भी करने से, गहरी लंबी सांस लेने से ऊपर आपको नहीं आ रही है वो, और शुगर लेवल मोर 200 से मोर है, तो हमारे जैसे डॉक्टरों से काम नहीं चलेगा, आपको सचमुच कोरोना के डॉक्टरों का काम करना है। और मैंने एक बार पहले भी पूर्णिमा को लिस्ट भेजी थी, वी कैन सेंड यू द लिस्ट अगेन, डिपेंडिंग अपॉन क्या कौन अस्पतालों में कौन कौन डॉक्टर्स हैं जो कि ये काम कर रहे हैं, जो कि ऑनलाइन कंसल्टेशन आपको देते हैं। नाउ अगर पेशेंट का शुगर ज्यादा है तो स्लाइडिंग स्केल पे, सभी लोगों को मालूम है स्लाइडिंग स्केल से किस तरह से हम लोग शुगर जो है वो रेगुलेट करते हैं। जब भी इस तरह का चीज होती है तो वो इंसुलिन के इंजेक्शन में आ जाते हैं, और इंसुलिन का इंजेक्शन मैंने पहली बार लिया क्योंकि मेरे को स्टीरॉइड देने पड़े उनको, तो स्टीरॉइड देने से मेरी डायबिटीज जो बिल्कुल कंट्रोल थी वो प्रेसिपिटेट हो गई कि मुझको इंजेक्शन लेना पड़ा। और मैंने पहली बार लाइफ में इंजेक्शन इंसुलिन का लिया तो मुझे पता चलता है कि ये बहुत आसान है, ईच एंड एवरीबडी आराम से सीख सकता है और अपने पूरे घर वालों को मैनेज कर सकता है। रफली ये बताते हैं कि जो भी आपका लेवल है डिवाइडेड बाय 6, हर 50 के ऊपर 2 यूनिट इंसुलिन लगती है। तो मतलब अगर 300 है तो उसको 6 यूनिट लगेगी, और 250 है तो उसको 4 यूनिट लगेगी। मैंने हमारे को थोड़ा सा ओवर ट्रीट किया है, बट रफली वो स्लाइडिंग स्केल आपको बता दिया जाता है कि किस तरह से क्या है। टेम्परेचर जो है आपका
99 से नीचे रहे तो हम कहेंगे ठीक है। 99 से ऊपर आपका जितना भी 99.8, 100, 100.2 ये सब टेम्परेचर सिग्निफिकेंट है। उन लोगों के हिसाब से सिग्निफिकेंट टेम्परेचर 100 है। 100 का है तो बड़ा सा जोर से बोलते हैं कि जी आपका बुखार ठीक होगा जी, आपका बुखार ठीक ना। और ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया। तो मैंने आपको बताया, एक तो आपकी सैचुरेशन, एक आपका हार्ट रेट बताया, एक मैंने आपको टेम्परेचर बताया, एक मैंने आपको ब्लड प्रेशर, एक मैंने आपको शुगर की बात बताई, मैंने रेस्पिरेटरी रेट बताया। 22 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 से घर में नहीं बैठ सकते। और फिर आपका टेम्परेचर वगैरह के बारे में बताया। एक और चीज है, उसको बोलते हैं 6 मिनट वॉक। आपने ऑक्सीजन सैचुरेशन करी और आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 93% है, तो हम कहते हैं आप 6 मिनट वॉक करिए। सादा सिंपल चलना है, एक कमरे से दूसरी तरफ चले गए, दूसरे से इधर आ गए, बिल्कुल सादा चलना है। बस 6 मिनट तक बैठना नहीं है, 6 मिनट तक अपने पैरों में चलते रहना है। और 6 मिनट के बाद फिर आपने ऑक्सीजन की सैचुरेशन करनी है। और 6 मिनट के बाद अगर आपका फर्दर ऑक्सीजन फॉल है, पहले 93 था, अब आपका 89 है, 88% अगेन ये सिग्निफिकेंट है, घर की बात नहीं है, इसको ये सिग्निफिकेंट है, इसको आपको सीरियसली लेना चाहिए। तो ये तो हो गई आपकी मोटी मोटी बात कि हम लोग ऑपरेशन या आपके इसमें कोविड में शुरू के क्या सिम्टम्स है और क्या शुरू का एग्जामिनेशन है जो आपको बता रहा है। अब डॉक्टर रश्मि आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे कि वो सबसे ज्यादा माहिर है। डॉक्टर रश्मि, फिर मैं इन्वेस्टिगेशन में बाद में आऊंगी। नमस्कार दोस्तों। जी जी, नमस्कार डॉक्टर रश्मि जी। इसके ट्रीटमेंट में 4-5 टाइप से चलेंगे। इसके ट्रीटमेंट जो होता है, एक तो होता है सिम्टोमेटिक, जो पेशेंट को क्या सिम्टम है उसके अकॉर्डिंगली देंगे। एक ट्रीटमेंट इसमें देना होता है एंटी कोरोना की ट्रीटमेंट, एक एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीबायोटिक एंड एंटी कोगुलेशन, जो हमारा ब्लड थिनर बोलते हैं जिन्हें। तो ये हमारी कैटेगरीज हैं ट्रीटमेंट की। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, जो शायद आप लोगों को नॉन मेडिकल होते हुए ना प्रॉब्लम आएगी, तो सिंपली मैं बताऊंगी क्या क्या ट्रीटमेंट हमें लेना है। तो बेसिक ट्रीटमेंट में जैसे ही आप लोगों को पता चले किसी को भी कि कोरोना पॉजिटिव आ रहा है, ये इसको कहते हैं फर्स्ट वीक ट्रीटमेंट। फर्स्ट वीक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम पेशेंट का रूम अलग कर देंगे, पेशेंट का टॉयलेट अलग कर देंगे और सैनिटाइजर और मास्क का ध्यान रखेंगे। घर के में से जो भी पेशेंट के पास जाएगा वो मास्क जरूर लगाएगा और सैनिटाइजर का ध्यान रखेगा। ये सब लोग इस चीज को भूल जाते हैं कि घर में ही है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमको ध्यान रखना है। दूसरी बात, यहाँ पर एक छोटी सी और बात बताना चाहती हूँ, जो उसका कमरा है और जो कॉमन स्पेस में जाता है वो दरवाजा बंद रहना चाहिए। वो अपने कमरे के अंदर बिना मास्क के भी रह सकता, कोई बात नहीं। कोई उसके कांटेक्ट में आएगा तो उसको भी मास्क लगाना जरूरी है और बाहर वाले को भी मास्क लगाना चाहिए। जितना भी हो सके हमारा कांटेक्ट ही होना चाहिए कि जो भी चीज खाने वाने की भी चीज है उनको बाहर एक स्टूल में रखकर वो उनको दे दी जाए। हम लोग जितना भी अपना कांटेक्ट अवॉइड करें उतना हमें अवॉइड करना चाहिए। जी, तो एक्चुअली क्या होता है कि पेशेंट ने जरा भी खांसी कर दी और सामने वाले ने मास्क नहीं लगाया तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्ट हो जाएगा, जो जिसको कोरोना नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हम एक फीवर के लिए 650 देते हैं। डोलो 650 ये सिम्टोमेटिक है। इसमें अगर 100 से ऊपर फीवर है तो पेशेंट को 3 बार देंगे, नहीं तो हम एसओएस का मतलब पेशेंट को जब जरूरत है तब देंगे। ठीक है, एक एंटी कोरोना टैबलेट है आइवरमेक्टिन 12 mg डेली वंस इन अ डे फॉर 5 डेज देते हैं। ये हम फर्स्ट डे से ही ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे जब हमें कोरोना पॉजिटिव आ जाएंगे। एक हमारी टैबलेट है एजिथ्रोमाइसिन, ये एंटीबायोटिक है, ये हमारे गले में खराश है, खांसी है या इन्फेक्शन है उसके लिए देते हैं 500 mg की डेली एक टाइम, ये भी 5 दिन देते हैं। और इसके साथ ये एंटी कोरोना में ही आती है जिंकोविट और विटामिन सी, क्योंकि हमें जिंक और विटामिन सी से पेशेंट को लोड करना है। तो ये दिन में 2 बार देंगे, सुबह शाम कम से कम 15 दिन देंगे, ऐसा नहीं ठीक होने के बाद बंद कर देंगे। ठीक है, और अगर पेशेंट को कफ है, बहुत ज्यादा कफ है, तो साथ में हम नेबुलाइजर भी देंगे और कफ सिरप भी देंगे।
नेबुलाइजर के साथ एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि पेशेंट को जब नेबुलाइजर देंगे तो रूम को पेशेंट के बंद रखेंगे, क्योंकि नेबुलाइजर से जो फ्यूम्स उठती हैं वो दूसरे पेशेंट को बहुत ज्यादा इन्फेक्ट करती हैं। इस चीज का हमें खास ध्यान रखना है। और पेशेंट को 3 टाइम गार्गल्स कराएंगे, स्टीम देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जो इन डॉक्टर सबसे रशीद ने बात कही है नेबुलाइजर की, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब वो लेते हैं नेबुलाइजर तो हमारे साइड से फ्यूम्स निकलती है। तो एक बात बिल्कुल क्लियर, जहां पर भी पेशेंट को दिया जा रहा है उसका कॉमन रूम से कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। वो एक क्लोज कमरे में अपना स्टीम ले, और क्लोज कमरे में स्टीम लेने के बाद अपने कमरे की खिड़की बाहर वाली जो है वो खोलें। जो घर की तरफ खिड़की दरवाजा आता है वो नहीं, उसको खोलने की जरूरत नहीं। इसका बहुत खास ध्यान रखना है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा कोरोना इन्फेक्शन बढ़ता है जी। और इन सबसे भी ज्यादा, ये तो हो गया ट्रीटमेंट, इन सबसे भी ज्यादा जरूरत है आपको आपके पेशेंट को आपके प्यार की, इमोशनल सपोर्ट की, जो कि हम लोग इस बात को भूल जाते हैं। घर में जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग क्या करते हैं, उन्हें खाना भी दे देंगे, इमोशनल सपोर्ट नहीं देते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमको बताना है कि आप ठीक हो जाओगे, आपके साथ हम लोग हैं, डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं, तो पेशेंट को आधी तसल्ली हो जाती है। और इसके अलावा एक है पॉजिटिव एटीट्यूड। पेशेंट को कहना है कि आपको हिम्मत रखनी है, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, और हमेशा अच्छा सोचना है, आप इस बीमारी से बाहर आ जाओगे। और एक चीज की और जरूरत है जिसे कहते हैं प्राणायाम। प्राणायाम करने से हमें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, जिससे हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिलती है। अच्छा, ये तो हो गई सब होम क्वारंटीन की बात कर रहे हैं हम, घर में रहने की। मैं थोड़ा सा और जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है इसके बारे में बताना चाहती हूँ। मान लिया पेशेंट को लूज मोशन है, तो इस लूज मोशन के लिए एक छोटी सी वो लोग दवाई देते हैं VSL-3, उसको 3 बार ORS भी देते हैं, और फिर कोकोनट वाटर की बात करते हैं। बहुत लंबी चौड़ी इधर की बहुत ज्यादा चीजें नहीं, जो आम घरों में दी जाती है वो ही चीज दी जाती है इसके अंदर। और आपको जैसे लॉस ऑफ स्मेल है तो परेशान उनको होने की जरूरत नहीं है। ये मतलब अच्छा नहीं हो रहा तो बस एक, आजकल तो ऑलरेडी बीटाडीन वालों ने गागल्स बना दिए स्ट्रेट। आपने उसके अंदर एक आपकी कटोरी जैसे उसमें डिब्बी में आ जाता है, उसमें भर जाएगा, आप खोलो, मुंह में डालो, और आप उसको 4-5 मिनट की बार करो, 4-5 बार गार्गल्स करो, फिर उसको आप थ्रो कर दो। तो वो वाली चीज जो है ये छोटा सा ये काम करेंगे। और कफ में के लिए भी कफ सिरप्स वगैरह आते हैं, उसके नाम बताए जा सकते हैं। एक कफ का नाम है सिरप पल्मो क्लियर करके, सिर्फ पल्मो क्लियर करके, उसमें 1.5 चम्मच, 1.5 चाय का चम्मच सुबह शाम देते। जब भी आपकी नोज रनिंग है तो हम एक मॉन्टेक एलसी जो है सेट्रोजिन की तरह से एंटी एलर्जिक है वो दे देते हैं। तो ये तो हो गया आपका पहले हफ्ते का ट्रीटमेंट। एक मिनट, और इसके अलावा हम SpO2 पेशेंट की चेक करेंगे, पल्स चेक करेंगे, फीवर चेक करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीक में स्टेरॉइड की बारी आ जाती है। तो स्टेरॉइड यहाँ पर मैं मॉनिटरिंग की बात बताना चाहती हूँ। जब मॉनिटरिंग की बात करेंगे, सबसे पहले सुबह टेम्परेचर, हाँ जी, सबसे पहले बिना मुंह रिंस करे, बिना कुछ करे, सबसे पहले टेम्परेचर लिया जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन सैचुरेशन से आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन आ जाएगी और आपकी सब चीज आ जाएगी। तो इसको 3 बार सिंसियरली करना है और उसको जॉट आउट करना है। जो भी आपको आपके ऊपर कोई जो भी लोग मॉनिटर कर रहे हैं उनके पास आपके पेशेंट का फीडबैक दिन में 3 बार जाना चाहिए आपके द्वारा, और ये प्रॉपर्ली चार्टिंग होनी चाहिए। मीडिएटर, हाँ, ना आप डॉक्टर है ना हम कोरोना के डॉक्टर है, डॉक्टर हम नहीं कोरोना के डॉक्टर। जी, हमारा काम है उसको मॉनिटर करना और ये देखना कि जो ऊपर वाला बंदा है उसके पास ये फीडबैक जा रहा है, वो हमें बता रहा है कि नहीं डॉक्टर साहब ये ठीक नहीं है इसका आपके पेशेंट का। हाँ, इसके लिए चार्टिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि याद नहीं रहेगा। अगर शुगर पेशेंट है तो शुगर 3 बार चार्ट करेंगे, BP पेशेंट है तो BP भी देखेंगे, तो ये एडिशनल प्रॉब्लम्स उसमें ऐड हो जाएंगी जो भी है। और मेन चीज है कि पेशेंट का टेम्परेचर और पेशेंट का ये जो आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन, ऑक्सीजन लेवल जी। और मैडम ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि किस तरह से हमने आपकी प्राणायाम करना है, वॉक करना है, घर में पॉजिटिव रहना है, सब कुछ उस तरह का जो चीज है, और अपने खाने का ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ खाना भी अच्छा लेंगे, कोई परहेज नहीं करना, बस खट्टी और ठंडी चीजों का परहेज करते हैं। वैसे आप फ्रूट्स ले सकते हो। और स्टेरॉइड की जब बारी आएगी तो मेरी ये सलाह है, फिर तो हमें डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए, या तो घर में कोई डॉक्टर हो या आपका कोई फ्रेंड हो डॉक्टर,
सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना है अगर एक मैं, वीक के बाद मैं यहाँ पर problem- बस खाली 3 चीजों की बात करूंगी जिसको आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। मैं अपने घर के 100 मेंबर की बात कर रही हूँ जो उनका होम ट्रीटमेंट हुआ, उसके पर बेसिस पे मैं आपको बताना चाहती हूँ क्या चीज क्या हुई। 4 मरीज तो ऐसे हो गए जिनको की सांस, उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे आ गई, 85 आ गई, 80 आ गई, पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो गई। अब these were the people who were started steroids. yes आप मानेंगे नहीं, the moment steroids were started, steroids जो है थोड़ी हाई डोज दी जाती है जी। हम लोग जो डोज यूज टू है वो होम्योपैथिक डोज के लिए, तो जहां 5 मिलीग्राम की बात करते हैं इस टाइम एक दिन में 50 दिया जाता है। फर्स्ट 2-3 डेज में 50 देते हैं, तो बहुत वंडरफुल इफेक्ट आता है। नहीं बट ये सेकेंड जो वीक 4 में लोग है ना शारदा जी, ये सेकेंड वीक में देते हैं स्टेरॉइड की फर्स्ट वीक। सेकेंड वीक लक्ष्मी, सेकेंड वीक जो लोग डिसैचुरेट करते हैं, इनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होती है, वो पहले हफ्ते में भी करते हैं। अच्छा, वो पहले हफ्ते में भी करते हैं। पर एक चीज दी है कि एक बार स्टीरॉयड शुरू किया गया तो 24 घंटे में कोई ऑक्सीजन की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ जो भी घर वाले थे उनको किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं हुई। इतना मैजिकल इफेक्ट है स्टीरॉइड्स का, एक डोज के बाद ही आपकी सब कुछ फर्क हो जाता है। बट वही स्टीरॉइड का जो डिसीजन है वो मैं और आप और रश्मि नहीं ले सकते, उसको somebody senior has to take। जी जी उसकी अपनी प्रॉब्लम्स है, करेक्ट उसकी अपनी प्रॉब्लम। ये तो हुआ मेरे जो लोग, जिन बंदों को सांस की प्रॉब्लम हो गई उनको एक दिन में मैजिकल इफेक्ट आ गया, 2-3 दिन में बहुत अच्छा लगना लगा, ठीक है, उनका सीटी हुआ, ये हुआ, सब कुछ, उनकी एंटीबायोटिक चेंज करी, सब कुछ कराम करा गया, फिजियोथेरेपी कराई गई, सब कुछ कराया गया, पर किसी को भी ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं हुई। मैं आपको अपने घर के एक्सपीरियंस से बताना चाहती हूँ। क्लियर ना? दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं, वो कौन? दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जो मेरे जैसे हुए। एक हफ्ता खत्म हो गया, सब लोग तो बाहर आ गए, घूमने लग गए और ये बताया कि भाई और 4-5 दिन के बाद आप क्वारंटीन आपका खत्म है। सेकेंड वीक में मेरे जैसे लोग 1 मिनट भी सीधे नहीं खड़े हो सकते, हर टाइम लेटे हो। जरा से ऐसे खड़े हुए तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ है ही नहीं, तब आपको लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है। तो फिर आपके रीटेस्ट होते हैं। रीटेस्ट में 3 चीजों के लिए टेस्ट हैं, बहुत स्पेसिफिक टेस्ट हैं, आप समझ लीजिए 15-16 हजार रुपए के ये टेस्ट होते हैं। उससे 3 चीजें पता चलती हैं कि आपका कोई भी कोएगुलेशन प्रोफाइल गड़बड़ तो नहीं है। अगर कोएगुलेशन प्रोफाइल आपका गड़बड़ होता है तो आपको, जैसे हार्ट अटैक में या स्ट्रोक में आपको एंटीकोएगुलेंट शुरू करते हैं, वैसे इसको शुरू किया जाता है। एक तो चीज। दूसरे लोग हैं, दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, जिस कैटेगरी के अंदर मेरे जैसे लोग आए थे। एक होता है छोटा सा टेस्ट होता है, बहुत कम पैसे का टेस्ट है, तो सीआरपी हमारे को बताता है कि हमारे पास ये इन्फेक्शन का मार्कर है, 5 से कम होना चाहिए, 3 हो, 2 हो, 1 हो। ये मेरे जैसे लोगों का 200 हो गया। उसी तरह आपका इन्फ्लेमेटरी और मार्कर है, IL-6 करके एक मार्कर है, जो कि 2.5 के करीब होना चाहिए। मेरा जैसे लोगों का 84 पहुंच गया। ये मार्कर ये बताते हैं कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन बहुत जरूरत से ज्यादा हो गया। तो तब मेरे जैसे लोगों में फिर फिजिशियंस बैठे, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं डॉक्टर साहब, आपको स्टीरॉइड्स की जरूरत है। और आप मानेंगे, एक डोज ऑफ स्टीरॉइड से मेरे जैसे लोग उड़ने लगे। दिस इज अ मैजिकल इफेक्ट। तो 2 दिन हैवी डोजेस दी गई 50 के करीब, फिर उसके बाद आधी करी गई 1 दिन, और उसके बाद उसकी भी आधी करी गई। 6 दिन के अंदर स्टीरॉइड्स खत्म कर दिए गए। बट स्टीरॉइड्स का डिसीजन मेरा और आपका डिसीजन नहीं है।
मेरा और आपका डिसीजन ये है कि मैं बिल्कुल वापस आ गई हूँ कि नहीं आ पा रही हूँ। नहीं आप वापस आ रहे हैं तो 1 हफ्ते के बाद आपके रीटेस्ट होंगे, आपका पता कराया जाएगा, आपके फिजिशियन आपको वॉच करेंगे कि आपको क्या करने की जरूरत है। 5 मिनट आप स्टीम ले लो। दिस इज व्हाट इट द होल थिंग इज कि आपको उनके हिसाब से 14 दिन का क्वारंटीन है, पर 10-12 दिन भी आपको ठीक है। बट व्हाट आई फील इज कि 14 दिन बोल रहे हैं तो 14 दिन की क्वारंटीन है। यहाँ तक कोई सवाल पूछना है तो मुझे बताइए कि क्या कुछ सवाल हैं आपको तो मुझे बताइए। इसमें कुछ नहीं, जो भी वॉलंटियर करता है उसके अंडर में जो भी लोग आएंगे उनकी मॉनिटरिंग आपका काम है, और आपको किसी और ऊपर वाले से कनेक्ट होना पड़ता है। मैं आपको छोटी सी बात बताई है, जैसे अभी कि हमारे डॉक्टर रश्मि हैं, डॉक्टर रश्मि के साहबजादे इमरजेंसी मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। उनका 1.5 साल खत्म हो गया है और अभी और 6 महीने बाकी। उसके अस्पताल में 600-650 कोरोना के बेड्स हैं। अच्छा, कहाँ पर डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब ये बेंगलोर में। बेंगलोर में, अच्छा। 600-650 कोरोना के बेड्स हैं। और वो क्या कह रहा है उसके बारे में बताना नहीं चाहती। उसके हिसाब से सिचुएशन बहुत खराब है। जो भी हमारे पास फिगर आ रहे हैं वो फिगर बहुत कम है। वो तो लग रहा है डॉक्टर साहब, वो तो लग रहा है। तो ये है कि अगर हमने को कोई भी क्वारंटीन की बात करनी है तो या हमने लोकल लेवल के फिजिशियन से बात करनी पड़ेगी, या फिर आपको रश्मि को तंग करना पड़ेगा, और रश्मि के साहबजादे रेडी हैं, वो सबको सर्व कर देंगे वहां से बैठ। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक है, वो सबको सर्व कर देंगे। मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि आपको शुरू इनिशियली आपको डायग्नोज करना है कि इनको देने की जरूरत है। इनिशियल 1 वीक का ट्रीटमेंट देना है। ट्रीटमेंट से पहले एवरी डे 3 टाइम्स मॉनिटरिंग जरूरी है। 3 टाइम्स मॉनिटरिंग जरूरी है, तभी उसकी दवाई दी जाएगी। और नेचुरल जो भी डे टू डे कुछ पता चलेगा तो पता चलेगा। और आप मान के चलिए जो चेस्ट की जिनको प्रॉब्लम होती है वो ज्यादा लोग नहीं है, 5%। मेरे जैसे लोग जो सेकंड कैटेगरी में है 5%, और जिनके अंदर कोएगुलेशन की प्रोफाइल खराब होती है वो 3-4%। बहुत ज्यादा जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हमारी ओवर ट्रीटमेंट है। ओवर ट्रीटमेंट ये है कि हम लोग बिना बात को पैनिक होते हैं। पैनिक कब होते हैं? हमारी लेडीज जो है उनको आता कुछ नहीं है, और वो उनके घर में कोई भी फिजिशियन हो या कोई कुछ, वो ऐसे बिहेव करेंगी कि उनके हस्बैंड बस अभी जाने वाले। वो इमोशनली ब्लैकमेल करती हैं और आपको फोर्स करती हैं कि आप ओवर ट्रीट करें। घबरा भी जाते हैं डॉक्टर साहब, बहुत ज्यादा। घबराना का तो कोई लिमिट होती है डॉक्टर। मैं तो अपने ही घर में देखा डॉक्टर जी। वो ऐसे बिहेव करते हैं कि जी वो तो कल के जाने वाले, तो वो तो अभी चले। जी। उससे क्या होता है, उससे जो आदमी ट्रीट कर रहा है ना वो परेशान होता है। सही बात है जी। अब मेरे केस के अंदर मेरे ख्याल से हमारे साथ सब निकल गए। मुझे 3rd डे पता चला कि मेरे है क्या चीज। और क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एक्सपेंसिव है, तो पहली दिन जो इन्वेस्टिगेशन हुई 10,000 रुपए की, उसमें तो इन्वेस्टिगेशन आई नहीं। फिर ये बाकी और जो बच गई भाई वो भी कराओ, तो वो कराई तो पता चला जी। मतलब कहने का मतलब है कि 85% विल सेल थ्रू विदाउट एनी प्रॉब्लम, चाहे वो अर्चना गर्ग का ट्रीटमेंट हो, चाहे वो पूर्णिमा जी का ट्रीटमेंट। खाली सिंपल मॉनिटरिंग की जरूरत है। एंड यही आशा प्रोग्राम में, यही आंगनवाड़ी प्रोग्राम में उनका सिखाने का तरीका है। मास्क करना है, आइसोलेशन करना है, ये सब चीजें जरूरी है। बिल्कुल। ना एक सेशन हो गया, अब आप देखिए आप कितने डॉक्टर बन जाते हो। आज से 1 हफ्ते की बात, एग्जैक्टली 1 हफ्ते के बाद मैं बहुत सारे सिम्टम्स की बात करूंगी। ये हो गया तो क्या करोगे, ये हो गया तो क्या करोगे, ये हो गया तो क्या करोगे। ठीक। मेरा काम डॉक्टर है, क्योंकि मैं कोरोना की डॉक्टर नहीं है। मैं फिर बता रही हूँ, मैं कोरोना की बिल्कुल डॉक्टर नहीं हूँ। मैंने हमारे यहाँ पर 100 लोगों को वॉच किया है और मैंने देखा है कि हमारे घर वाले उनको कैसे ट्रीट
और कैसे मॉनिटर करें। हम्म, और रफली ऐसे, मैं क्योंकि साइंटिस्ट हूँ इसलिए मेरा काम है ये बताना कि कितने लोगों को प्रॉब्लम होती है। अस्पताल में आज की तारीख में 3% लोगों को जाने की जरूरत है, और ये वो 3% लोग हैं जो कि वापस नहीं आएंगे। सही कह रहे एक्चुअली बीच में जो ये क्योस मचा ना कि बेड नहीं मिल रहा है और ऑक्सीजन नहीं मिल रही, हुआ क्या है जिनको थोड़ा सा भी सिम्टम था वो जाके एडमिट हो गए, उन लोगों डर की के वजह मारे। से ये क्योस हुआ जो इतनी ज्यादा हुई है डॉक्टर प्रॉब्लम। साहब कोई ना कोई अस्पताल को तो आप जानते ही हो ना, वहां जाके बिस्तर घेर लिया। बस सबसे डर। पहले जिन्हें बिस्तर मिल गए वो खुश हो गए। और इस प्रॉब्लम में क्या है, अगर एक बार किसी ने बिस्तर ले लिया ना वो 15 दिन फिर बेड नहीं छोड़ेगा, क्योंकि 15 दिन तक इसका सिम्टम रहता है, तो 15 दिन में होगी छुट्टी फिर। वो तो डर इसलिए कर बहुत कभी। क्योस आप मचा। घर से अलग हो गए तो सिम्टम्स तो आपके 10-15% तो बढ़ ही जाएंगे। लोग डर भी बहुत गए थे डॉक्टर साहब, बहुत ज्यादा, अभी भी डरे हुए हैं, अभी भी डरे। मैंने आपको क्या बताया, मैं तो जी, अपने घर की पढ़ी लिखी लेडीज है जो बिल्कुल। वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल है स्कूलों में, वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि उनके हस्बैंड गए अभी 1 मिनट में। मेरे हस्बैंड जाने लगे, मैंने कहा तुम कहाँ चले, कहने लगे कि शारदा जी अगर आप वो वाली फोटो देख लेती उन लोगों की तो 1 मिनट भी नहीं रुक सकूंगी मैं। कोरोना का भय इतना बड़ा है, भय इतना बड़ा है, नाम ही बड़ा। बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही बात है। तो आज नहीं, का एक और बात है शारदा, हाँ जी, in your house and in Rashmi's house there were doctors. I Agreed? want to know from Pramila ji, because उनके घर में कोई डॉक्टर नहीं थे, तो उन्होंने कैसे कर, क्योंकि डर तभी आता है जब आपके घर तो डॉक्टर्स का बैकिंग अप है, whereas जिनके घर में बैकअप ऑफ डॉक्टर्स नहीं है वो क्या कर रहे हैं? डॉक्टर जैन वही तो बता रही हैं कि हमारे घर में डॉक्टर्स की फैमिली है, उसके बावजूद लोग पैनिक हो गए। ये देखिए। तो प्रमिला मलिक जी, आप बताइए आपने कैसे इस चीज को संभाला? आप तो दोनों लोग अपना अनम्यूट कर लीजिए, आप अनम्यूट कर लीजिए अपना। ऐसा है कि मुझे कम था मैंने लेकिन विल पावर बनाए रखी, मैंने चिंता नहीं की, और मलिक साहब का लगातार ऑक्सीजन लेवल देखती रही, 94 तक ही रहा हमेशा। और दूसरा, जब कभी भी लग रहा कि 92 पर आ गया है तो तकिए के ऊपर उल्टे लेट कर बस बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो तो और ऑक्सीजन आ गई। वो तो सबसे बढ़िया। और मैं उनके एक्यूप्रेशर के ब्रेन के पॉइंट लगातार दबाती रही, ब्रेन के और हार्ट के पॉइंट दबाती रही, और उसके लंग्स पर मैंने ब्लैक कलर का इंक लगाया ताकि खांसी ना आए। लंग्स का जो है ना, ये मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ जी, ये वाली जगह है कलाई के पास। बिल्कुल। अच्छा। तो जब आप इस पर ब्लैक कलर लगाएंगे ना गोल जी, और ये छोटी उंगली और बड़ी ये अंगूठा, इन उंगली पर लाइन पर आप ब्लैक कलर लगाएंगे तो आपको खांसी की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ऐसा करिए, मैं प्रमिला जी आप ये करिए कि आप मलिक साहब के हाथ में इसको डायग्राम करके फोटो खींच के वीडियो डालो। बिल्कुल बिल्कुल डाल दूंगी, अभी नहीं डाल सकती, मुझे आता नहीं है। नहीं कल डालो, फोटो डालनी है बस खाली। हाँ, मैं फोटो डाल दूंगी। और ये बहुत अच्छा है, खांसी आपको आएगी ही नहीं और लंग्स की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। मैं लगातार ये करती रही। खांसी इसी वक्त में या कभी भी अगर खांसी आ रही है तो ये कर सकते हैं? नहीं, आपने अगर लगा लिया तो नहीं आएगी। अच्छा, वाह। और आप लगातार एक हफ्ता ऐसे निशान लगाते रहो ब्लैक कलर का, और आपको खांसी पता ही नहीं चलेगा कि हुई है। बाकी जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो लेते रहिए, लेकिन मैं वापस आती हूँ इसको बार के लिए। आज हम लोगों ने जो ये एक्सरसाइज करी है वो हम लोग हैं 14 लोग। जी, ठीक है जी। 14 लोग हैं। इस एक्सरसाइज को शारदा जैन जैसे लोग 10 लोगों के लिए भी करने को तैयार है, 5 लोगों के लिए भी करने को तैयार है, 20 लोगों के लिए भी करने को तैयार है।
मेरा अपना सोचने का तरीका है, अगर सरकार आशा वर्कर्स के ऊपर और आंगनवाड़ी वर्कर्स के ऊपर इतना डिपेंड कर रही है विलेजेस के लिए और फैमिलीज के लिए, तो हम तो एक बड़ी सेना तैयार कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बिल्कुल रोकेंगे, हम बीच में पूछने के लिए रोक रहे हैं एक्चुअली आपसे कि नेक्स्ट आज मंडे है ना जी, आज मंडे है, तो कमिंग मंडे 31 है, तो 31 को हम ऐसा करते हैं। ये 31 को तो आप लोगों का रिकैप है, मतलब जिस तरह से आज आपको बताया गया, आपके लिए थोड़ी सेकंड डोज मिलेगी आपको, जिससे कि आपका इंटरेस्ट बना रहे। बट आज जैसे लीला जैन है, अब लीला जैन के पास 10 वॉलंटियर आते हैं कि वो सीखना चाहते हैं, तो हम लोगों को उनके लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। 1-1.25 घंटे का टाइम कभी भी निकाला जा सकता है। देखिए 4 बजे शुरू हुआ था, अभी 4:45 बजे, इसमें 1 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम वॉलंटियर बनाने के लिए तैयार हैं। मैं कोई नंबर नहीं कर रही हूँ कि मैं हमारे जी 10 नंबर हो 10 होंगे तो 10 को ही कराऊंगी मैं ना। मेरे जैसे लोग 8 को भी सिखाएंगे, 5 को भी सिखाएंगे, 20 को भी सिखाएंगे। एम आई क्लियर? यस हम ये सोच रहे हैं कि इसको तो हम YouTube पे डाल रहे हैं डॉक्टर साहब, इसको तो हम YouTube पे पोस्ट कर रहे हैं। उसके बाद अगले मंडे या जिस दिन भी आपके लिए कन्वीनियंट होगा उस मेरे दिन लिए कन्वीनियंट है डॉक्टर साहब। नहीं, हम लोग यहाँ पर 14 लोग हैं, हमने 14 लोगों ने 14 लोगों से बात करनी है। हर एक के पास 2 लोग वॉलंटियर मिलेंगे डॉक्टर साहब जी। एक नेटवर्किंग का एक सिंपल रूल है, मैं 5 लोगों को सिखाती हूँ, 5 लोगों को लेके आता, एक बंदा 5 लोगों को लेके आता। दैट इज द रूल, दिस इज द वे वी नीड टू डू इट। हम नेटवर्क कर रहे हैं, और आज ये जरूरी नहीं है दो एक्सरसाइज करने के बाद ये वाला काम तो डॉक्टर लीना और लक्ष्मी ही कर देंगी। कोई नई चीज थोड़ा ना बताइए मैंने। बिल्कुल बिल्कुल, हमने अपने हाथ खड़े करने, हमने एक्स्ट्रा हाथ बढ़ाने, जिससे कि लोगों में पॉजिटिव एटमॉस्फेयर जाए कि लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है। मतलब लीना है जो भी बात 10-12 लोग उनकी फैमिली मेंबर्स, उसमें ये सपोर्ट दे सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं, पर सपोर्ट से ही काम नहीं चलेगा। लीना को अपनी भाभी को मोटिवेट करना पड़ेगा, लीना को अपनी सिस्टर को मोटिवेट करना पड़ेगा, तुम भी सीखो, तुम भी सीखो। डॉक्टर साहब एम्पावरमेंट नहीं, डॉक्टर अर्चना आप क्या सोचती है? बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमें अपने हाथ बढ़ाने, बिल्कुल, बिना हाथ बढ़ाए कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चलिए, कि हमें कोरोना के जो वॉरियर्स बनाने, घर घर में वॉरियर्स बनाने। जी एक जना जो बहुत चुप है वो प्रिया है। प्रिया इज होम्योपैथिक डॉक्टर। एक बात है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू कंट्रोवर्सी। बाबा रामदेव बहुत बुरी तरह से फंस गए कंट्रोवर्सी में आकर। एक बात क्लियर है, इस टाइम जितने भी लोग बचे हैं वो लोग बचे हैं बिकॉज ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। तो सब जगह का है, चाहे वो अमेरिका का है, चाहे वो इंग्लैंड का है, वो सबका है। ये जो फर्स्ट वीक का ट्रीटमेंट है और जो हमने मॉनिटरिंग बताई है, वो सारी दुनिया में एक ही जैसे फॉलो होती है। मैं अपनी फैमिली के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड के कजन हैं जो कि न्यूयॉर्क में डायरेक्टर है, वो हम लोगों को पूरी फैमिली को मॉनिटर करते रहे हैं। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है कि रश्मि की साहबजादे हैं, वो आपके लिए तैयार हैं कि वो इन सब लोगों को मॉनिटर कर लेंगे। उसमें इसका मतलब ये है कि हम लोगों की इस 14 में से 3 लोगों को पहले बनना पड़ेगा एक लेवल पे, और फिर हम लोग उनसे मॉनिटर करेंगे। पर हमें हाथ बढ़ाना, हमें हाथ को इंक्रीज करना है। बट एक बात बिल्कुल क्लियर है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मदद कर सकती हैं। जो आपका लॉन्ग एक्सपीरियंस है होम्योपैथिक का है, आपको कुछ लगता है कि कुछ ऐसी टिप आप देना चाहते हो जो कि मदद कर सकती है। गुड इवनिंग मैम। मैम लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस से मैंने अपनी फैमिली में हैंडल किया कोविड को, और फिर पेशेंट्स में भी करने लग गई ऑनलाइन, और इस बार इंटीग्रेटेड अप्रोच से डॉक्टर रूबी के साथ काफी पेशेंट्स हैंडल करे। तो यही समझ में आया है कि अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं एलोपैथिक प्रोटोकॉल को होम्योपैथी के साथ, तो इसकी रिकवरी पीरियड शॉर्ट हो रहा है मैम, और जो कॉम्प्लिकेशंस है वो कम हो रहे हैं। मगर जो होम्योपैथिक प्रोटोकॉल है वो भी काफी 15 मंथ्स की स्टडी के बाद स्ट्रीमलाइन हुआ है, और वो ऑलरेडी प्री कंसीव्ड जो एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस था विद रेस्पिरेटरी इलनेस एंड वायरल इलनेस,
जो डॉक्टर रूबी के साथ HIV के पेशेंट्स हम लोग 10-12 साल से इकट्ठे देखते थे, उन सबका जो निचोड़ है उसके हिसाब से एक रेजिम बनी है जो मोस्ट पेशेंट्स में यूज होती है, और केस टेकिंग के बाद उसको मॉडिफाई कर देते हैं। किसी में कॉन्स्टिपेशन है, किसी में डायरिया है, किसी में हेडेक ज्यादा है, किसी में कोमॉर्बिड डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है। लेट्स नॉट कंफ्यूज इट, तो हम लोग इसको बल्कि बेसिक ही रखना चाहते हैं। जी मैम, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एक इसका मेरा एक्सपेक्टेशन है पूर्णिमा जी कि ये जो 14 लोगों के ऊपर ओनस है कि इनको सिखाया गया है, तो ये एक डेफिनेटली 1 या 2 को जरूर मोटिवेट करें कि वो एक्स्ट्रा हैंड्स बने। क्लियर? जी जी। और जब कहेंगे बस आपको मुझे एक दिन पहले बताने की जरूरत है कि डॉक्टर साहब आपको कल 1 घंटा निकालना है। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, ठीक है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सबको नमस्कार, सब स्वस्थ रहे। जी, डॉक्टर शारदा जैन, डॉक्टर रश्मि जैन, इन्होंने बड़े अच्छे से बताया कि जो मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उसको किस तरह से मैनेज किया जाए, किस तरह से कोरोना पेशेंट को मॉनिटर किया जाए। लेकिन साथ में एक जो खास बात उन्होंने कही वो ये कि कोई भी मेडिसिन अपने आप नहीं देनी है, डॉक्टर से पूछे बिना कोई दवाई नहीं देनी है, डॉक्टर के संपर्क में जरूर रहना है। दूसरे, अगर सिम्टम्स हल्के हैं तो कोशिश ये की जाए कि घर पे ही उसका ट्रीटमेंट किया जाए, डॉक्टर से बात करके। ऑफ कोर्स अस्पताल में बिस्तर ना घेरा जाए, वहाँ किसी को अगर कोई गंभीर परिस्थिति है तो उसके लिए वो वहाँ पर जगह होनी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही मिसेस मलिक ने, प्रमिला मलिक ने, जो कि वाव इंडिया की एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर भी हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने एक्यूप्रेशर के द्वारा इस चीज़ को, ऑक्सीजन लेवल को किस तरह से काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है, उसके बारे में बताया। तो बहुत अच्छी जानकारियां आज डॉक्टर शारदा जैन, डॉक्टर रश्मि जैन और प्रमिला मलिक से मिली। अगले सप्ताह इसी तरह की कुछ और जानकारियों के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।